गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है और इनकी जो मध्य बिंदु दे रखे हैं वो डी ई एंड एफ दे रखे हैं। इनके मिड पॉइंट्स हमें ये दे रखे हैं। तो इनसे जो एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है वो है आपके पास त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल होगा डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जब हमें बोला है कि मध्य बिंदु है, ठीक है, जब मध्य बिंदु बोले हैं तो अंडरस्टूड बात है कि अगर मैं इनका अनुपात देखूं, क्या देखूं, इनका अनुपात, इनकी भुजाओं का मैं अनुपात देखूं, अगर मैं ए डी का अनुपात ए बी के साथ करती हूँ तो मेरे को पता है कि ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ तो ये है और जबकि उसका हाफ क्या है, ये वाली लेंथ है ना। तो यानी कि ए डी अपॉन ए बी का अनुपात आ जाएगा आपके पास हाफ। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कुल मिला के यहाँ से कि जो ए डी है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, ए डी इक्वल्स टू ए डी जो है ए बी का हाफ है, ए डी जो है ए बी का हाफ है ना। तो यहाँ से हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हाफ। तो जब मैं ए डी अपॉन ए बी करूँगी तो ये 1/2 ऑब्वियसली ऐसा बन जाएगा। उसी ढंग से मैं त्रिभुज की इस भुजा के लिए अगर चलूँ कि ए ई और ए सी का अनुपात क्या होने वाला है, वो भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, आपके पास हाफ आ जाएगा, क्योंकि जो ए ई होगा वो क्या आया है आपके पास, ए सी का हाफ। अगर ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, मैंने आपको ये केवल समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार अब मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारे पास जो समीकरण पहली और समीकरण दूसरी है उनसे हमें क्या ज्ञात हो रहा है, दोनों साइड हाफ हाफ आ गया। तो हमें इनके यानी कि RHS, ये बायां हाथ का पक्ष, दाहिने हाथ की ओर वालों को मत देखो, आप बाएं हाथ का पक्ष देखिए, क्योंकि इधर तो सेम चीज़ आ गई है। अब हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ए डी अपॉन ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुजों का, ये जो त्रिभुज है ना छोटा वाला ए डी ई और ये त्रिभुज ए बी सी, इनका हमें ये अनुपात मिल गया। तो यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाती कि समानुपाती इसके भुजाएं समानुपाती में आ जाती हैं, तो हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो डी ई है वो किसके समांतर हो जाता है, बी सी के समांतर हो जाता है। क्योंकि अभी हमने थैलेस प्रमेय पढ़ी थी, यानी कि इसको हमने बीपीटी थ्योरम या आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय भी हमने इसको बोला था। ठीक है, तो जब डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के समांतर हो जाएगा, बी इसके, अभी भाई समांतर वाली कंडीशंस यहाँ पे आ गई। तो इसमें हमारे पास क्या बनने वाले हैं, कोण बनने वाले हैं। जब कोण कौन से बनेंगे, एक इसमें ये कोण बनेगा ए डी ई और एक बनेगा हमारे पास ए बी सी। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसी है लाइन, ये समांतर लाइन आ गई ना, ये तिर्यक रेखा समझो इसके लिए। अरे एकांतर कोण हो गए, ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण। उसी प्रकार यहाँ से भी यानी कि आप ए डी ई बराबर ए बी सी लिख सकते हैं, दोनों कोणों का मेजरमेंट आपके पास बराबर आएगा क्योंकि एकांतर कोण है। उसी प्रकार ए ई डी वाला कोण किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर होने वाला है, क्योंकि जो डी ई है वो समांतर आ गया किसके, बी सी के समांतर वो आ गया। तो इस प्रकार ये वाला हो जाएगा। तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, सॉरी एकांतर कोण, संगत कोण कहेंगे इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इसको बोलेंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, वो तो एकांतर कोण तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, ये संगत कोण आ गया। ठीक है, इस कारण ये भी संगत कोण से क्या बन गया, ये ए ई डी ए सी बी के बराबर ये आ गया। भाई अब जब हमारे पास किसी दो त्रिभुजों में हमारे पास जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो यानी कि उनका तीसरा कोण भी बराबर होता है, तो हमें हमारे पास समरूपता कसौटी से ए यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप आ गया त्रिभुज डी ई एफ के। यानी कि जो हमारे पास ये बड़ा वाला त्रिभुज था, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी छोटे वाले त्रिभुज के समरूप आ गया। कुल मिला के हमें बच्चों यही करना था। इसमें जो हमने इतना करा, हमने ये क्यों करा, आपको पहले माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने ये इसलिए करा। पहले हमारा मेन जो टारगेट होगा
कि हमें छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या करना है, समरूप प्रूव करना है। ठीक है, अब समरूप आप कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमने ये सारी कहानी बनाई है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये समरूप आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा त्रिभुज DEF का, और हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। अगर मैं इनका अनुपात करूं तो मेरे को क्या पता होता है कि इनकी भुजाओं का भी हम क्या कर लेते हैं, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो इनका मैंने क्या कर लिया, DEF जो है इसकी मैंने DE भुजा ले ली और इसकी मैंने कौन सी भुजा ले ली, BC। तो DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो मैं इसको होल स्क्वायर के टर्म्स में अगर एक ही उसमें लिखूँ तो DE अपॉन BC का होल स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकती हूँ। यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रखा है, तो इसको मैं एक ही साथ लिख सकती हूँ। मेरे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगी। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास परिमेय थी अभी जो मैंने बोला कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि जो DE है ना, DE को हमें BC के फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमें इनका भी रेशियो चाहिए। रेशियो ऐसे में तो आएगा कि नहीं कि DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ऐसे में तो आएगा नहीं, यानी कि DE को BC में कन्वर्ट करना है। तो हमें देखना ये है कि DE और BC में रिलेशन क्या है। तो हमारे पास ये है कि हमें पता है कि जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। जब हम इनके बीच से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, जो इनसे लाइन बनती है ना, वो क्या होती है, जो DE बनेगी हमारे पास, जो DE रेखा है, यानी कि मैं आपको एक बार फिगर में फिर दिखा लूँ, जो ये DE रेखा बनी ये हमारे पास परिमेय होती है कि जो DE होती है वो हाफ ऑफ BC होती है, यानी कि इस BC का हाफ होती है। DE रेखा BC का हाफ होती है। हमारे पास ये एक परिमेय है, आपको याद रखनी है परिमेय कि मध्य बिंदु परिमेय इसको हम कहते हैं कि जो DE होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ BC हो जाएगी। तो मैंने इस DE को किस में कन्वर्ट करना है, हाफ ऑफ BC में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। अब मैं समीकरण 5 और 6 को अगर मैं यूज़ करूँ इनका, तो मैं क्या लिख सकती हूँ समीकरण 5 को कि एरिया त्रिभुज DEF अपॉन एरिया त्रिभुज ABC इक्वल्स टू, वहाँ पे DE था ना तो D की जगह मैंने लिख लिया हाफ BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/4 का जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर को BC स्क्वायर से हमने क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया। तो बचा क्या, ये अनुपात हमारे पास 1/4। तो ये अनुपात आ गया 1:4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। कि आपके पास दो कोई समरूप त्रिभुज माना है ABC और DEF, ये दो हमारे पास ऑलरेडी हमें दे रखे हैं कि क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। अगर मैं इनकी माध्यिकाएँ बनाती हूँ, मैंने इसके लिए माध्यिका बनाई, A से लाइन खींची यहाँ इस तक है ना M, यानी कि माध्यिका क्या करती है, किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है ना। तो इसी प्रकार यहाँ से मैंने एक खींची DN, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, जो DN होगी ये भी क्या करेगी, इस EF वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि EN की दूरी NF के बराबर आएगी। माध्यिका यही करती है कि किसी भुजा को दो बराबर भागों में वो बांटती है। ठीक है, तो हमें इनकी जो हमें त्रिभुजों का अनुपात है, जो ये मेन त्रिभुज हैं, इनकी माध्यिकाओं के स्क्वायर के बराबर हमें वो बताना है ना। इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर ये होता है। तो अब आपको पता है कि भाई हमें क्या क्या पता है इसमें, कि अगर मैं बोलूँ कि हमें ये पता है कि हमें इनका क्या बताना है, अनुपात। अगर मैं एरिया देखूं त्रिभुज ABC का और एरिया देखूं त्रिभुज DF का, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जर्नली हमें ये पता होता है। हमें माध्यिकाओं के बराबर में भी कोई जानकारी नहीं है, हमें जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता है कि इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर ये होता है। तो इनकी संगत भुजाएँ कौन सी, यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो ये इसकी संगत भुजा है AB और इसकी संगत भुजा है DE। ठीक है, इनका स्क्वायर। अब मुझे पता चल गया, क्योंकि क्या है इसमें क्वेश्चन में, अब मेरे को ये नहीं पता ना कि ये भुजाएं क्या क्या, मैं इसमें ये भी भुजा कंसिडर कर सकती हूँ कि इसकी AB और इसकी DE, इसकी BC, इसकी EF, इसकी CA और इसकी FD। ठीक है, ये समीकरण
2 मैं इसको मान सकती हूँ। ठीक, अब मेरे को थोड़ा क्वेश्चन के क्लोज में जाना है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लेना शुरू करा। अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो ए बी अपॉन डी ई है, ये ए बी अपॉन डी ई है, इसको मैं बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इनका कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, एम एन का कंट्रीब्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ऐसा करा है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस समय इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर लिया। अब आप देखिए कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ लिख लिया, है ना, क्योंकि बराबर हैं दोनों। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, जो बी सी है वो क्या है, जो बी सी आपके पास ट्वाइस ऑफ बी एम है, बी एम का दुगना है ना बी सी, क्योंकि मैंने बोला कि 2 हाफ पॉइंट में इसको डिवाइड करता है, हाफ हाफ डिस्टेंस हो जाती है, तो जो बी एम हो जाएगा वो दुगना, जो बी सी होगा वो दुगना तो होगा बी एम के, है ना। तो यानी कि मैंने क्या लिख लिया इसको कि बी सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी एम है और ई एफ जो है ट्वाइस ऑफ ई एन है। ये 2 यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से क्या बचा, बी एम अपॉन ई एन बच गया, बी एम अपॉन ई एन, ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हमें प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं त्रिभुज ए बी एम, अब मेरे को इन त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ रही है भाई, ए बी, क्योंकि हमें इनकी ये वाली भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी ना क्वेश्चन में, इन भुजाओं की हमें क्या पड़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली। तो इन भुजाओं की हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को इन 2 छोटे त्रिभुजों को समरूप बताना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने क्या करा इसके लिए कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन को क्या कर लिया, समरूप प्रूफ कर लिया। ठीक है, जब मैं इनको समरूप प्रूफ करूँगी तो कहाँ से मैं इनको समरूप प्रूफ करूँगी, तुम्हें पता है 2 कंडीशंस तो हमारी पहले से ही आ चुकी थी, ऊपर आ गई हैं कि ए बी अपॉन डी ई और बी एम अपॉन ई एन, तो हमें पता चल गया समीकरण 3 से। और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या पता चल गई कि इसका जो एंगल बी है, जो इसका एंगल बी है वो इसके एंगल ई के बराबर है। क्यों है ये बराबर, भाई इनकी 2 भुजाएं हमें पता चल गई कि बराबर आ गई। और तीसरी बात हम कह सकते हैं कि कहाँ से पता, समरूप त्रिभुजों के ये संगत कोण है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो त्रिभुज ए बी एम है वो त्रिभुज डी ई एन के, जब इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके क्या होता है, उनके कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, संगत कोण। तो ये कह सकती हूँ मैं कि जो त्रिभुज ए बी एम है वो त्रिभुज डी ई एन के क्या है, समरूप है। तो इसके लिए भाई मैंने कौन सी कसौटी का यूज़ किया, SAS कह सकते हैं आप, SAS में भी चलेंगे आप, कि क्योंकि हमने एक कोण लिया है ना, और 2 हमने भुजाएं ले ली हैं, तो SAS आएगा यहाँ पे। SAS समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, समरूप हो गए हैं। जब ये समरूप हो गए हैं तो हम इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, आपस में समानुपाती हो जाएंगी। तो इनकी संगत भुजाएं कौन है, अगर मैं इसका ए बी लेती हूँ तो इसका मेरे को डी ई लेना पड़ेगा, इसका मैं बी एम लेती हूँ तो इसका हमें ई एन लेना पड़ेगा, इसका मैं अगर ए एम लेती हूँ तो इसका मेरे को डी एन लेना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ से मेरे पास 4 बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अब देखो आप शुरू में चले जाइए, क्वेश्चन के स्टार्टिंग हमने कहाँ से करा था कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन डी ई था। अब मैं ए बी अपॉन डी ई की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, ए एम अपॉन डी एन लिख सकती हूँ। यही तो हमें लाना था कि इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। तो यही हमारा क्या आ गया है, प्रूव आ चुका है। कुल मिला के हमें लाना ये था, हमें ए एम के फॉर्म में क्वेश्चन लाना था। आप अगर समझदार हैं थोड़ा तो आप डायरेक्टली इन 2 छोटे त्रिभुजों को भी समरूप दिखा के कर सकते हैं, लेकिन ये त्रिभुज तभी समरूप आएंगे जब आपको थोड़ा इतनी कहानी पहले से पता होनी चाहिए कि भाई ये हाफ डिस्टेंस पे होता है, जो हमने यहाँ पे पूरा प्रोसीजर ये किया। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। ये कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, समान है। ठीक है, इस प्रकार है कि डी, जो डी है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, जो डी है वो भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो आपको त्रिभुजों ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये आपके बुक में विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई की समरूपता की अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भाई जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी, ऑब्वियसली उसके कोण भी समान होंगे, उसकी भुजाएं भी समान है, तो अंडरस्टूड है कि वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे, है ना।
तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो त्रिभुज ए बी सी है जो समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी ई के। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। हमें पता है कि अगर मैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई का एरिया लूँ तो मैं इसकी ए बी भुजा ले सकती हूँ, है ना। इसकी मैंने कौन सी भुजा ले ली, ए बी, और छोटे वाले त्रिभुज की ले ली मैंने बी डी। यहाँ से मैंने मान लिया, कोई भी भुजा ले लो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें मैंने मान लिया समीकरण 1। अब मुझे पता है कि जब ये समबाहु त्रिभुज हैं वही, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए बी ए सी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, तीनों भुजाएं इसकी क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की, क्योंकि भुजाएं हैं। अब हमें पता है कि जो बी डी है वो हाफ है किसके, बी सी के। जो बी डी है वो हाफ है बी सी के, क्योंकि बी सी क्या है, मध्य बिंदु, डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक। अब हम लिख सकते हैं कि जो बी सी है, यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी आ जाएगा। हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ए बी की वैल्यू बी सी के भी बराबर है। हमें समीकरण जो हमने पहले लिखी थी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज बी डी ई, इसको मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ए बी को ए बी यहाँ पे था ना ए बी, तो ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ बी डी। ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको कैसे लिखा, समीकरण पहली और समीकरण दूसरी से, ठीक है। तो ए बी था, सॉरी ये ए बी नहीं सही तो था, बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ए बी सी के एरिया में कि समीकरण पहली और दूसरी से ए बी इक्वल टू क्या लिखा, पहले मैंने बी सी लिखा, पहले उसको मैंने बी सी में कन्वर्ट किया होगा, है ना, कि ए बी इक्वल टू पहले बी सी में एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट किया है कि ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। बी सी क्या है, ट्वाइस ऑफ 2 बी डी है, यानी कि 2 बी डी है ना। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 2 बी डी है, तो 2 बी डी का स्क्वायर अपॉन बी डी तो चल ही रहा है, फिर इसके नीचे बी डी चल रहा है। अब मैंने क्या कर लिया, बी डी स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी डी स्क्वायर यहाँ पे बच गया 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 अपॉन 1, तो यानी कि एरिया ए बी सी का अनुपात एरिया बी डी ई के अनुपात के बराबर क्या आ जाएगा, 4:1। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा इसका, यानी कि आंसर होगा इसमें, इसका सी पार्ट इसका आंसर होगा। 4:1 आपको दिख रहा है आंसर में, तो 4:1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सॉल्व पूरा करना पड़ता है। आपको उसका क्या होना चाहिए, पूरा प्रोसीजर भी पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे करेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, आपको दो समरूप त्रिभुज पहले से बोला है कि वो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4:9 दे रखा है, ठीक है। तो इन त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल क्या रहा होगा, तो आपको पता है कि जब उनका एरिया पता है आपको कि क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया है ये, एरिया त्रिभुज 1, एरिया त्रिभुज 2, तो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो 4:9 दे रखा है, इसका वर्ग करेंगे तो 16/81 आ जाएगा। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 16:81 आ जाएगा। तो यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। 4 चौको 16, 9 9 81, तो इसलिए आया ये 16:81। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा।